तो देखो हम लोग अपने सोल्यूशन के चैप्टर को क्लोज ही करने वाले हैं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल और कुछ चीजें जो रह गई हैं, ठीक है ना, चैप्टर के बीच बीच में चीजें हमने को देखने को मिलती हैं। मतलब जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते करते और फिर न्यूमेरिकल को हिट करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और आज आप प्लीज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट और एग्जाम्पलर वाली बुक को हिट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसको मतलब सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और कल मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आप अपने डाउट भी कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम लोग सॉल्यूशन में, ठीक है ना, ये एक टर्म रह गया था फेज डायग्राम, ठीक है ना। तो अपन जरा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि फेज डायग्राम होता क्या है। तो फेज डायग्राम मतलब हमें क्या करना है कि हमें सॉलिड लिक्विड गैसेस के बीच में एक प्लॉट करना है। तो जब हम लोग प्लॉट करते हैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का मेटल को लेके, तो अपने को ये ग्राफ मिलता है, ठीक है ना। अभी प्रैक्टिकल ग्राफ है तो बहुत ज्यादा ध्यान में, मतलब आपको प्रैक्टिकली मिला है तो बहुत ज्यादा अपने पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो आप अच्छे से याद रख रहिएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये आप देखिए, ये सॉलिड लाइन है, लिक्विड लाइन, और मान लो तुम्हारी वेपर लाइन है ना, गैसेस लाइन है। तो हुआ क्या यहाँ से देखो ध्यान से, ये वो टेम्परेचर है ना जिस टेम्परेचर पे, ठीक ना, ट्रिपल पॉइंट आपसे पूछा है ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसमें मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेज एक साथ में कोएग्जिस्ट होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। फिर आपसे पूछता है क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है ना जहां पे आपका लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है, जो भी मैटर है उसका जो लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है किस टेम्परेचर पे होता है, क्रिटिकल जो है, क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है ना। और इधर देखो ये जो पॉइंट है ये क्रिटिकल प्रेशर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो बस इतना, व्हाट इज द फेज डायग्राम, तो आप ये अच्छे से प्लॉट कर देंगे, पूरे नंबर आपको स्कूल एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका फेज डायग्राम की कहानी। अब देखो इधर मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है और इस क्वेश्चन को जरा आप हिट करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो आपको दो सोल्यूशन दे रखा है और दोनों सोल्यूशन के लिए आप अच्छे से देखिए, तो दोनों सोल्यूशन को उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करना है, उसके प्रेशर को कंपेयर करना है, उसके रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को कंपेयर करना है, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, ठीक है ना। और जो है डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ और इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट को भी कंपेयर करना है। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें मैं रिवाइज कर लूं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो ध्यान से, अब हम लोग एक एक फार्मूले को जो है ऐसे हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है, जो है आपको सम इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना, ये क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना। तो कुछ फार्मूले को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे देखो सबसे पहला फार्मूला पढ़ा था आपने ऑस्मोटिक प्रेशर का, और ये देखो क्या था, CRT है ना, इनटू क्या था, वन हाफ फैक्टर, फिर सॉल्व किया था तो N/V, और क्या था RT इनटू क्या हो गया, वन हाफ फैक्टर, याद है ना। फिर देखो ध्यान से दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था याद करो, डेल्टा P अपॉन PS है ना। ये क्या था तुम्हारा, देखो N1 डिवाइडेड बाई N2, ठीक ना। तीसरा फार्मूला आपने देखो ये भी पढ़ा था, इनटू वन हाफ फैक्टर I करके। एक फार्मूला आपने देखो और पढ़ा था, डेल्टा P डिवाइडेड बाई P0 है ना, इज इक्वल टू क्या था, N1 डिवाइडेड बाई N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना। N1 प्लस N2 था, और अप्रोक्सीमेट अगर कर देते थे है ना, N2 को आप ज्यादा मान लेते थे तो यही क्या हो जाता था तुम्हारा N1 डिवाइडेड बाई N2। बात क्लियर हो रही ना। तो ये सब फार्मूले आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, और ये क्या था तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन वही सॉल्यूट का इनटू वन हाफ फैक्टर, ठीक है ना। तो सब फार्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, यहाँ भी वन हाफ फैक्टर है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं हम लोग, यानी यहाँ पे देखो क्या हो गया, डेल्टा P क्या है तुम्हारा, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0। इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो आई होप ये फार्मूले भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है ना। फोर्थ वाला फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप जानते हैं डेल्टा TB है ना, डेल्टा TB क्या होता है बोलो, TB और माइनस क्या होता है, T0B, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये किसके बराबर था याद करिए, KB इंटू M इंटू वन हाफ फैक्टर, ठीक ना। फिर देखो फिफ्थ पॉइंट की बात करें हम लोग, तो डेल्टा TF भी आपने पढ़ा था, और ये क्या था बोलो, T0F और माइनस TF इज इक्वल टू देखो क्या हो गया, KF इंटू M इंटू वन हाफ फैक्टर, क्लियर। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखे रहना है, और यहीं से हम लोग न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं जो और चीजें वैसे
पूरे फार्मूले को देख के उसमें कंक्लूजन लिख दूं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे पहली चीज देखिए, कुछ इरेज कर देता हूं इधर में, फार्मूले सब याद ही हैं तो अच्छे से रिवाइज क्या हो गए होंगे आपके फार्मूले भी। अब कुछ चीजें ऐसे नोट में करके लिख देता हूं तो वो आपको क्वेश्चंस को बनाने के टाइम पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या किया है, ठीक है ना। जैसे देखिए इसको नोट में करके हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो नोट में देखो क्या लिखते हैं हम लोग कि आपका अगर मान लो इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, मतलब हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाएं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट ऐसे लिख देता हूं मैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, इसको अगर इंक्रीज करूं मैं, ठीक है ना, इसको इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, और ठीक है ना, यही क्या है तुम्हारा देखो कंसंट्रेशन, और यही क्या है तुम्हारा देखो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूं, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करूं या क्या करूं मैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूं, क्लियर हो गया ना। तो अगर इसको इंक्रीज करूंगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बोलो, इसको जैसे इंक्रीज करूंगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई इक्वल टू देखो n बाई वी, पाई जो है n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा देखो इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो आरएलबीपी की मैं बात करूं तो आरएलबीपी में ठीक ना, देखो अगर ध्यान से तो वो भी था तुम्हारा n1 डिवाइडेड बाई n2, यानी मोल अगर बढ़ रहा है सोल्यूट का तो होगा क्या देखो आरएलबीपी यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी क्या होगा बोलो, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, आरएलबीपी अगर इंक्रीज कर गया तो मैं पूछूंगी जरा बताइए डेल्टा पी का क्या हुआ, है ना, तो डेल्टा पी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि देखो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। और देखो ध्यान से इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं मैं, डेल्टा पी आपको अच्छे से पता है क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस। तो अब देखो खूब अच्छे से, पी नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, ये तो फिक्स रहेगा सोल्यूशन के लिए, ये देखो क्या रहता है कांस्टेंट, तो पीएस की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछ रहा है पीएस क्या होगा, तो पीएस की वैल्यू डेल्टा पी अगर बढ़ेगा तो पीएस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं, अब देखना ध्यान से, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अगर तुमने जो है बढ़ा दिए, वो जो कि क्या थे नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर बढ़ाओगे तो आपको अच्छे से पता है कि जो वेपर प्रेशर होगा ये डिक्रीज कर जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तुम मिलाते चले जाओ तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज कर गया तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा देखो, इंक्रीज कर गया। भाई जितने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, मैं इंक्रीज बोल रहा था सॉरी, तो वेपर प्रेशर क्या होगा देखो, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, तो डेल्टा टी भी देखो इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। अब देखो जब डेल्टा टी भी इंक्रीज कर गया तो मतलब क्या हो गया देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट था सोल्यूशन का ये भी इंक्रीज कर गया। अब खूब अच्छे से यहाँ देखो, डेल्टा टी भी इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, तो टी बी और माइनस देखो क्या हो गया तुम्हारा टी नॉट बी, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से जो टी नॉट बी है ये तो कांस्टेंट ही है, टी नॉट बी तो हमेशा कांस्टेंट ही है, और टी बी क्या था तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का, तो ऑब्वियस सी बात है देखो क्या हो गया, डेल्टा टी भी बढ़ रहा है तो ये डेल्टा भी क्या होगा देखो इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। फिर हम लोग देखते हैं डेल्टा जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, अब हम लोग इंक्लूड कराते हैं जरा फ्रीजिंग पॉइंट को, ठीक है ना। तो डेल्टा टीएफ क्या होगा इसको भी देख लिया जाए, तो देखो डेल्टा टीएफ की हम लोग बात करें तो डेल्टा टीएफ क्या होगा देखो इंक्रीज कर जाएगा, डेल्टा टीएफ इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। अब अगर पूछे तुमसे कि फ्रीजिंग पॉइंट बताओ क्या होगा, तो तुम्हें अच्छे से पता है डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या होती है, याद करो टी नॉट एफ और माइनस क्या था तुम्हारा टी एफ, ठीक है ना। तो अब देखो ये वैल्यू बढ़ रही है और टी नॉट एफ क्या है तुम्हारा देखो कांस्टेंट है, टी नॉट एफ क्या है कांस्टेंट है, और इसमें अब ये बढ़ रहा है जिसमें देखो माइनस साइन है, तो टी एफ क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा, यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा देखो डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो ये है अपना कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छे से ध्यान में रखे रहना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। ये दो चीजें ध्यान में रखे रहना तो और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन का अब आंसर आप बताइए। 1 मोल यूरिया इन 1 लीटर, 2 मोल यूरिया इन 1 लीटर, मतलब क्या है देखो ध्यान से क्वेश्चन में, एक कंटेनर है, इस कंटेनर को A मान लो और एक कंटेनर है, इस कंटेनर को B मान लो, ठीक है ना। इसमें देखो 1 मोल यूरिया है, 1 मोल यूरिया 1 लीटर सोल्यूशन है, और इधर देखो क्या है
2 मोल यूरिया और जो है 1 लीटर सोल्यूशन है, मतलब वॉल्यूम फिक्स है, मोल अलग अलग है, ठीक है ना। तो चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। तो मोल अगर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। मोल अगर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, ऐसे समझ लो। तो मोल किसमें ज्यादा है, बी में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, देखो बी का। क्लियर हुआ ना, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा हो जाएगा, बी का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल उसमें क्या है, ज्यादा। फिर अब देखो ध्यान से, इसके बाद आते हैं हम लोग जो है प्रेशर ए और प्रेशर बी में किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो अब पीए और पीबी को कंपेयर कर लो भाई। मोल अगर ज्यादा है तो मुझे प्रेशर की वैल्यू कंपेयर करनी है। बताइए पीए बड़ा होगा कि पीबी बड़ा होगा, ये अपने को देखना है। तो बताइए क्या किया जाए भाई। डेल्टा पी देखो इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा पी इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा देखो डेल्टा पी इंक्रीज कर रहा है, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, देखो ये है डिक्रीज कर जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ निगेटिव साइन है। तो ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ी होती है जल्दी में। पीएस क्या होगा, देखो डिक्रीज कर जाएगा। तो जिसमें मोल ज्यादा होंगे उसका पाई बढ़ेगा, आरएनपीपी बढ़ेगा, डेल्टा पी बढ़ेगा, लेकिन जो पीएस होगा ओरिजिनल वो क्या होगा, घट जाएगा। तो पीए और पीबी में कौन बड़ा हो गया, बोलो। पीए और पीबी में बड़ा हो गया पीए, क्योंकि इसमें मोल क्या हो गए, कम। फिर देखो आरएनपीपी की बात करते हैं हम लोग। तो आरएनपीपी तुमने पढ़ा ही है, देखो ध्यान से, पी नॉट माइनस पीएस ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, आरएनपीपी भी बढ़ जाएगा। तो आरएनपीपी में कौन बड़ा हो गया, देखो आरएनपीपी बी का बड़ा होगा एज कंपेयर टू, ठीक है ना, आपका ए। फिर देखो डेल्टा टी भी, फिर वही कहानी। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो डेल्टा टी भी इंक्रीज कर जाएगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज किसमें करेगा, जिसमें नंबर ऑफ मोलिक मोल्स ज्यादा होंगे। तो बॉइलिंग डेल्टा टी भी किसका बड़ा हो जाएगा, आपका जो है कैपिटल बी का। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, अब डेल्टा टी भी जिसका बड़ा होगा, देखो डेल्टा टी भी जिसका बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये देखो यहाँ से मैंने बनाया है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये देखो बी का बॉइलिंग पॉइंट भी बड़ा होगा एज कंपेयर टू ए। फिर देखते हैं डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने से बढ़ेगा। ये देखो डेल्टा टीएफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने से बढ़ा है, यानी बी का जो है डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा। लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट में बोलो उल्टा चलेगा। देखो डेल्टा टीएफ अगर बढ़ रहा है तो ये देखो टीएफ यानी ये वाला टर्म था, तो टीएफ देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, देखो निगेटिव है। तो यानी फ्रीजिंग पॉइंट किसका बड़ा हो जाएगा, ए का फ्रीजिंग पॉइंट बी से बड़ा हो जाएगा। अच्छा ये याद भी रखे रहो, देखो फार्मूले से भी लगा सकते थे हम लोग। 1/2 फैक्टर यूरिया के लिए कितना हो जाएगा 1, आई इक्वल टू इसके लिए कितना हो जाएगा 1। यहाँ भी यूरिया है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, देखो N1 डिवाइडेड बाई V1 है ना, R T इंटू 1/2 फैक्टर। यहाँ से निकाल दो ऐसे ही फार्मूला। तो जब आप फार्मूले लगा के भी करेंगे तब भी आपको यही चीजें मिलने वाली हैं। इसका अगला न्यूमेरिकल हम लोग अब करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अब देखो जरा ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है ना। हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो देखो ध्यान से, इसमें 2 सोल्यूशन है। अब 2 सोल्यूशन में अगर अच्छे से देखो तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को ही कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखो मोल कांस्टेंट हो गया। अब मोल कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, कंपाउंड बदल गए, ठीक है ना। तो कंपाउंड बदल गए तो हमें अब 1/2 फैक्टर देखना। यूरिया के लिए 1/2 फैक्टर कितना होता है 1, ठीक है ना। और NaCl के लिए 1/2 फैक्टर, ठीक ना, NaCl के 1/2 फैक्टर कितना होता है 2। तो अगर हम लोग, ठीक है ना, पाई ए और पाई बी को कंपेयर कर लें, तो अगर हम लोग पाई ए कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया, देखो NV और क्या हो गया RT इंटू क्या हो गया 1/2 फैक्टर। तो अब देखो अगर हम लोग 1/2 फैक्टर की बात करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 1 के बराबर, मोल कितना हो गया 1 के बराबर, वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर के बराबर। तो यानी जो पाई ए की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, RT के बराबर हो गई, ठीक है ना। अब ऐसे हम लोग पाई भी निकाल लेते हैं। तो पाई भी देखो क्या हो गया NV/RT इंटू क्या हो गया, देखो 1/2 फैक्टर। तो अब देखो मोल कितना है NaCl का 1 है ना, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, आई की वैल्यू क्या है 2 है ना। तो अब देखो जो पाई भी है, याद करो, तो पाई भी देखो क्या आ गया तुम्हारे पास, पाई भी आ गया तुम्हारा 2RT, पाई भी क्या आ गया 2RT। तो अब यानी हमें यहाँ से मिल गया क्या कि पाई ए इज लेस देन पाई बी, ठीक है ना। और ये वाला देखो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी यही आया था, पाई ए इज लेस देन क्या आया था पाई बी, क्योंकि उसमें देखो मोल ज्यादा थे, इसमें देखो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वही ज्यादा हो गया है। तो यानी बाकी के जो भी आंसर ये पूछ रखा है वो सेम एज प्रीवियस एग्जांपल, बात समझ आ गई होगी आपको।
तो बाकी सारे ऑप्शन आप अच्छे से कर लीजिएगा और सेम एज प्रीवियस एग्जांपल आपको ये सारे आंसर मैच कर जाएंगे, ठीक है ना। इसके अगले पार्ट में अपन थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेनेशन फॉर सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है ना, एक बार हमने पढ़ चुका है, हम लोग पहले पढ़ चुके थे कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन में। थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ चीजें आपको अच्छी भी मिल जाएंगी। तो देखो ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम आप याद करिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको क्या बताया था मैंने, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जीरो। अब अगर गिब्स फ्री एनर्जी जीरो हो गई तो तुम्हें अच्छे से पता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डॉट क्या होता है, डेल्टा एस। याद करने का तरीका बताया था मैंने, देखो अल्फाबेट में जी सबसे पहले, फिर एच और फिर क्या आता है तुम्हारा एस। तो जी इक्वल टू एच माइनस टी इंटू एस। अब देखो ना तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट इसका पॉसिबल, इसलिए डेल्टा एच लगा दो, और ना ही एब्सोल्यूट मेजरमेंट जो है एंट्रोपी का मेजरमेंट कर सकते हैं आप, ना तो एंथैल्पी को, तो यहाँ पे डेल्टा एस लगा दो और यहाँ पे भी चेंज लगा दो डेल्टा जी, ठीक है ना। तो यही जो है फार्मूला आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाया था और आपको इक्विलिब्रियम के टाइम में भी पढ़ाया था। अब देखो ये वैल्यू है जीरो, ठीक है ना, तो ये वैल्यू जीरो है, तो यानी डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ से देखो जरा ध्यान से, अगर मान लो आपसे पूछे कि जरा टेम्परेचर बताओ कितना है, तो यहाँ अगर टेम्परेचर सॉल्व कर लिया जाए तो टेम्परेचर कितना हो गया, डेल्टा एच ओवर क्या हो गया, डेल्टा एस। ध्यान में इस चीज को रखे रहिए, ठीक है ना। तो डेल्टा एच ओवर क्या हो गया, डेल्टा एस, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ से अगर देखना ध्यान से, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा एस क्या होगा, देखो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से दिमाग में उल्टा मैंने बोल दिया, अगर मान लो टेम्परेचर सही है ना, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डेल्टा एस इंक्रीज कर जाएगा। और देखो इसी को क्या बोलूं मैं, कि जब भी आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, याद करिए जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना, तो आप बताइए जरा टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा एस क्या होगा, बोलो इंक्रीज कर जाएगा। इस वाले फार्मूले से दिमाग में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो हम लोग देखते हैं सेकंड फैक्टर मैंने लिख रखा है एंट्रोपी, सेकंड फैक्टर मैंने क्या, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी भी देख लिया जाए। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मैंने पहले ही बताया था आपको, मतलब बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब हाईली डेल्टा एच बहुत ज्यादा जो है इंडोथर्मिक नेचर का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब थर्ड फैक्टर है देखो एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की बात अगर हम लोग करेंगे तो जब भी एंट्रोपी जब भी मिक्सिंग करते हैं, आप अच्छे जानते हैं, ड्यू टू मिक्सिंग जो होती है रैंडमनेस क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, और रैंडमनेस अगर बढ़ जाएगा तो एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो अच्छे से इसको याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। जैसे डेल्टा एस तुमसे पूछे कि प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान देखते रहना, डेल्टा एस प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना, और डेल्टा जो है एस तुम्हारा सॉल्यूशन। तुमसे पूछे इसको बताइए कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, तो डेल्टा एस सॉल्यूशन हमेशा प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। क्यों होता है, तो रीजन मैंने बताया था, याद करिए, बिकॉज ऑन मिक्सिंग, ठीक है ना, बिकॉज ऑन मिक्सिंग क्या था तुम्हारा, एंट्रोपी इंक्रीजेस, ठीक है ना। अच्छे से ये आप पीछे भी रिवाइज कर लेना तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है ना। ये तो था थोड़ी बहुत कहानी। अब इसका जो मेजर सेक्शन है, ठीक है ना, वो जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास है ना, मतलब राउल्स लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, उसके और कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनते हैं, उसको थोड़ा डिस्कशन करना है, इसलिए कुछ अलग अलग केसेस बना के आपको मैं सिखाता हूँ और बहुत अच्छे से इस चीज को देखिए आप, ठीक है ना। तो जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, आपने क्या पढ़ा कि एंट्रोपी जो है मिक्सिंग करने से बढ़ जाएगी। तो हम लोग अब क्या क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई सोल्यूशन हम लोग लेते हैं और उस सोल्यूशन में जो हम लोग मतलब जो सोल्यूशन लेते हैं उसके जो कंपोनेंट है सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल ले लेते हैं। ध्यान से सुनना, हमने ये पढ़ा कि जो डेल्टा एस है प्योर सॉल्वेंट का, ध्यान से देखना, डेल्टा एस जो है, ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट का जो भी डेल्टा एस है ये लेस देन होता है डेल्टा एस किसका, बोलो, सॉल्यूशन का। ये चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई थी। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन के कंपोनेंट है, ठीक है, इसी में केस सारे बनाता हूं मैं, ध्यान से देखना। केस नंबर 1, इफ बोथ कंपोनेंट जो भी आपका सॉल्यूशन बना है, इफ बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, ध्यान से देखो, इफ बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, यानी जो भी सॉल्यूशन है उसके सारे कंपोनेंट जो भी हैं वो क्या है, तुम्हारे वोलेटाइल नेचर में है, ठीक है ना। अब वोलेटाइल नेचर में मतलब
वेपर के फॉर्म में दोनों जाया करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल में हम लोग लिख लेते हैं, तो तुम्हारा एग्जांपल में जैसे बेंजीन है, टोलुइन है ना, बहुत सारे हैं, एक दो लिख दे रहा हूं मैं। जैसे तुम्हारा मान लो क्या है, देखो बेंजीन है प्लस टोलुइन है, फार्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लो तुम्हारा एल्कोहल है, वाटर है, कुछ भी ले लो आप, ठीक है ना। तो देखो क्या हो गया, तुम्हारा H2O है और तुम्हारा इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ मैं एक्सेट्रा लिख दे रहा हूँ। तो अब देखो ध्यान से, अगर मान लो ये तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, अब इसी चीज को इन जनरल हम लोग देखते हैं, सब चीजें ध्यान से देखते रहना है इन जनरल, ठीक है ना। हमने क्या किया, देखो एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में, ठीक है ना, हमने क्या किया, दो लिक्विड भर दिए और दोनों लिक्विड क्या है, वोलाटाइल है, ठीक ना। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक सोल्यूशन है जिसमें तुम्हारा लिक्विड A और प्लस क्या है, मान लो लिक्विड B है ना। और अच्छे से याद रखो, बोथ आर वोलाटाइल, ये दोनों क्या है, ये दोनों है तुम्हारे वोलाटाइल, ध्यान से सुनते रहना। अब वोलाटाइल है तो वेपर के फॉर्म में जाएगा, कंटेनर क्लोज कर दो, नहीं वेपर बन के भाग जाएगी, बात समझ में आई। तो यहाँ देखो क्या हुआ, वेपर आ गया, तो यहाँ पे जो वेपर आया, वेपर ऑफ A एंड इसमें दोनों हो जाएगा, वेपर A का भी हो जाएगा, वेपर B का भी हो जाएगा। और अगर भी देखो एक भी इसमें नॉन वोलाटाइल होता, तो अगर A नॉन वोलाटाइल है तो B बाहर जाता, या मान लो B जो है नॉन वोलाटाइल होता तो A बाहर जाता, दोनों में कोई एक। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है कि यहाँ पे दोनों वोलाटाइल आपने ले रखे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो जब हमने क्या किया, लिक्विड जब प्योर फॉर्म में लिए थे, इसकी कहानी देखना ध्यान से। तो जब हमारे पास लिक्विड प्योर फॉर्म में था, ध्यान से देखो, मान लो हमने लिक्विड A ले लिया इस कंटेनर में, ठीक है ना। तो इस कंटेनर में लिक्विड अगर A ले लूं मैं, तो ये देखो लिक्विड A है और इसमें सिर्फ लिक्विड A का वेपर रहेगा, यानी ये क्या हो गया, वेपर ऑफ लिक्विड A। अच्छे से याद रखो, ये वेपर ऑफ क्या हो गया तुम्हारा, देखो लिक्विड A। तो लिक्विड A का है, इसमें केवल A है, तो इसका लिक्विड A का जो वेपर प्रेशर होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं किसके बराबर होता है, P नॉट A के बराबर, क्योंकि प्योर फॉर्म में है, समझ में आ रहा होगा। ऐसे मान लो तुम्हारे पास कंटेनर में लिक्विड B है, कंटेनर में अपने पास क्या है, वो लिक्विड B है, ठीक है ना। ये मान लो अपने पास कंटेनर में लिक्विड B है, ये है तुम्हारा लिक्विड B। अब देखो ये लिक्विड B का वेपर है, वेपर ऑफ लिक्विड B, वेपर ऑफ लिक्विड B, क्लियर। अब देखो लिक्विड B का है तुम्हारा सिर्फ वेपर, तो इसका भी वेपर प्रेशर मेजर कर लो, तो मान लेता हूं मैं किसके बराबर है, P नॉट B के बराबर, क्लियर हुआ। अब जब दोनों मिक्स करेंगे, जब दोनों हम लोग मिक्स करेंगे तो होगा क्या, ध्यान से सुनते रहना, जब भी दोनों मिक्स करेंगे तो होगा क्या कि जो वेपर प्रेशर A का है, ठीक है ना, वो भी घट जाएगा, वो घट जाएगा किसकी वजह से, B की वजह से। क्यों, क्योंकि A जो B है उसका सरफेस एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेगा, इस साइड से बोल सकता हूं मैं, ठीक है ना। और फिर क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर B का है वो घट जाएगा A की वजह से, और जो वेपर प्रेशर A का है वो घट जाएगा किसकी वजह से, वेपर प्रेशर B की वजह से। तो मान लो, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो वेपर है A और B, इसमें जूम कर लेता हूं मैं, जो A का प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर ऑफ कैपिटल A, ध्यान में रखे रहना, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं PA के बराबर, और इसकी कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर ऑफ कैपिटल B, इसको जूम कर लेता हूं मैं PB के बराबर। अब सब कहानी ध्यान से सुनते रहना, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ये देखते हैं कि जो तुम्हारा PA की वैल्यू है ये लेस देन P नॉट A है, ठीक है ना, एंड जो तुम्हारी PB की वैल्यू है ये लेस देन P नॉट B है, बात क्लियर। जो तुम्हारी PA की वैल्यू है वो प्योर फॉर्म के सॉल्वेंट से कम है, और जो तुम्हारी PB की वैल्यू है वो भी B के प्योर फॉर्म के सॉल्वेंट से कम है। अब ये क्यों हुआ है ना, वेपर प्रेशर इसका घटा क्यों, इसका रीजन देखा जाए। इसका रीजन बहुत आसान है, देखो पहले भी हम लोग इसको पढ़े थे, ड्यू टू, ठीक है ना, ड्यू टू A, ध्यान से रखना, ड्यू टू A वेपर प्रेशर ऑफ कैपिटल B, ड्यू टू A वेपर प्रेशर ऑफ कैपिटल B, ठीक है ना, क्या होगा, डिक्रीजेस, ड्यू टू A वेपर प्रेशर ऑफ कैपिटल B, बोलो डिक्रीजेस, ठीक है ना। क्यों, सॉरी, क्यों डिक्रीज कर गया, बिकॉज, इसके आगे लिख दिया जाए, बिकॉज सरफेस एरिया, ठीक है ना, यानी ध्यान रखिए ध्यान से, बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया है, इसकी कहानी से हमें क्या मिला कि जो सरफेस एरिया है वो, आप जैसे पहले प्योर फॉर्म में देखो A था, ऐसे समझ लो प्योर फॉर्म में पहले A था, प्योर फॉर्म में पहले B था, इसका वेपर प्रेशर था P नॉट B। अब क्या हुआ देखो, ड्यू टू A वेपर प्रेशर B डिक्रीज कर गया, तो मतलब जो B वाला मॉलिक्यूल था उसके एरिया को कम कर दिया,
जो है लिक्विड है, और ऐसे ही एंड वाइस वर्सा करके मैं लिख देता हूँ डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक ना, यानी बिकॉज सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। एंड यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो ये लाइन अच्छे से याद रखे रहना, और ये बड़ा अच्छा अपना टॉपिक भी है। तो पी ए का जो वेपर प्रेशर है पी नॉट ए से घट गया, पी बी का यानी जो प्रेशर आपका वेपर प्रेशर बी का है पी बी, वो उसको प्योर फॉर्म से घट गया। क्यों? ड्यू टू ए की वजह से वेपर प्रेशर बी का घट गया क्योंकि सरफेस एरिया घट गया, एंड वाइस वर्सा मतलब क्या हो गया कि ड्यू टू बी, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया घट गया। ठीक है, वाइस वर्सा का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखना ध्यान से, जो डाल्टन है और जो राउल्स है, ठीक है, तो डाल्टन क्या करता है भाई, बोलता है ये जो वेपर प्रेशर आप बन रहे हैं ना, ये अगर आइडियल गैस जैसा काम करें तो राउल्स लॉ का यही तो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। यानी अगर मैं यहाँ से तुम्हें बताऊं, देखना ध्यान से, राउल्स लॉ लगा के, तो राउल्स लॉ का देखो क्या है, राउल्स लॉ तो वही ना बोलता है आपका फॉर आइडियल सोल्यूशन, आपको बहुत अच्छे जानते हैं, फॉर आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना, फॉर आइडियल सोल्यूशन। राउल्स लॉ किसके लिए? आइडियल सोल्यूशन के लिए। क्या होता है, याद करो, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, यानी PA इक्वल टू क्या था, बोलो, P नॉट A इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ऐसे ही तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, बाकी चीजें आप जानते हैं, और जो कांस्टेंट आता है वो प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर में आता है। तो PA की वैल्यू ये हो गई और PV की वैल्यू ये हो गई। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब यहां से अगर हम लोग क्या करें, टोटल प्रेशर निकालते हैं, तो टोटल प्रेशर देखो क्या हो गया, PA प्लस PB के बराबर, और ये किसके बराबर हो गया, देखो P नॉट A XA के बराबर, और प्लस ये देखो P नॉट B, और क्या हो गया तुम्हारा XB के बराबर, ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, B को A से मान लो रिप्लेस कर देते हैं, जो चाहे A को रिप्लेस कर दो चाहे B को रिप्लेस कर दो, उससे बहुत मतलब बहुत ज्यादा अपना फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये देखो ध्यान से, सिंस क्या होता है तुम्हारा XA और प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, 1 जो है 1, यहां से हम लोग XB को रिप्लेस मारते हैं, हेंस देखो XB इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस XA, और ऐसे करके लिख सकता हूं मैं कि XA इक्वल टू 1 माइनस XB, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको पुट करते हैं, तो XB की वैल्यू ये पुट करोगे तो अब देखो जो P टोटल आएगा, ठीक है ना, P टोटल इक्वल टू देखो क्या है तुम्हारे पास, P नॉट A, है ना, और इधर से क्या हो गया XA, और इधर से देखो क्या हो गया P नॉट B 1 माइनस XA। सॉल्व कर लिया जाए इसको, ये देखो क्या हो गया P नॉट A XA, और ये क्या हो गया देखो P नॉट B, और ये क्या हो गया देखो P नॉट B, और क्या हो गया XA। अब देखना ध्यान से, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, P नॉट B प्लस XA अगर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा देखो P नॉट A माइनस P नॉट B, ठीक है ना। तो ये है P टोटल का एक्सप्रेशन, ठीक है ना, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को जरा अब इसमें पुट करते हैं, तो यहां से जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको मैं डायरेक्ट और करके लिख देना, वो बाकी समझदार है, तो इसको अगर और इसको रख के सॉल्व करेंगे तब देखना ध्यान से, तब आपका ये और करके लिख दे रहा हूं मैं, तब आपका यही जो P टोटल है ये देखो किसके बराबर हो जाएगा, A नॉट के P A मतलब जो है उसमें XB का एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा P नॉट A और प्लस XB कॉमन ले लो, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा तुम्हारा P नॉट A माइनस P नॉट A माइनस P नॉट B, ठीक है ना। घर पे अच्छे से पुट करके आप सॉल्व कर लेना। तो देखो हमने वेपर प्रेशर जो आपका राउंड रो लगा के टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन बना लिया, इसका ग्राफ हम लोग इसके नेक्स्ट सेक्शन में प्लॉट करते हैं। अब देखो हम लोग जो है जो भी एक्सप्रेशन बनाए थे उसके लिए जरा प्लॉट कर लिए जाए, तो प्लॉट अगर हम लोग कर लेते हैं, देखना ध्यान से, आइडियल के लिए प्लॉट अभी आएगा, तो आइडियल के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो एक मान लेते हैं अपना भाई A और B सोल्यूशन में जनरल लेके किया है, तो ये A और B मान लेता हूँ, मान लो इधर तुम्हारा A है और इधर तुम्हारा देखो B है। अब मैं इधर से इधर मूव करूंगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा XA का, तो XA पहले 0 था, अब क्या हो गया 1। अब मैं इधर से इधर मूव करूंगा तो मोल फ्रैक्शन किसका बढ़ेगा, B का, पहले था 0 और बाद में क्या हो गया 1। अब देखना ध्यान से, तुमने देखो आइडियल के लिए तुमने पढ़ा था, फॉर आइडियल ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, फॉर आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन तुमने देखो अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो PA है ये P नॉट A और XA के बराबर होगा, एंड जो तुम्हारा PB है ये बोलो P नॉट B और XB के बराबर होगा।
तो मतलब देखो लीनियर एक्सप्रेशन है ना P, और इसमें देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो यानी यहाँ भी हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये वाला मान लो यहाँ जाके कट कर दिया, ठीक है ना। तो ये एज्यूम कर लेता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा देखो P नॉट A के बराबर। क्लियर हुआ। तो मतलब इधर तुम्हारा प्रेशर एक्सिस है, उल्टे मैंने बोल दिया, ये जो जहाँ जाके कट करेगा ये हो गया तुम्हारा P नॉट A के बराबर। इधर तुम्हारा प्रेशर ही है, इधर क्या है तुम्हारा देखो प्रेशर है, और इधर भी तुम्हारा प्रेशर ही है, ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान से B के लिए देखूंगा, तो B के लिए हमने जूम कर लेता हूँ, मान लो कि P नॉट B तुम्हारा PA से बड़ा है, ठीक है ना। ऐसे सोच लो कि P नॉट A है वो मान लो तुम्हारा PB से क्या है बड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये P नॉट B होगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा P नॉट B, क्योंकि इस लाइन पे कट कर रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा PA की वैल्यू, ठीक है ना। ये ऐसे ही देखो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और अच्छा प्लॉट किया जाए बड़ा बड़ा, है ना, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो अब देखो मान लेते हैं कि ये A जो है आपका, ठीक है ना, A यहाँ मान लो यहाँ जाके कट करता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया देखो P नॉट B के बराबर, और यहाँ से देखो कट करा दूं मैं, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो यहाँ जाके कट कर दिया, सब स्ट्रेट लाइन ही है, कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना। अच्छा अगर प्लॉट ना हो तब भी आप इसको स्ट्रेट लाइन ही मानना, ठीक ना। तो ये स्ट्रेट लाइन है, अब यहाँ जाके जहाँ कट कर रहा है तो ये क्या हो गया देखो P नॉट A के बराबर, ठीक है ना। और अब दोनों को हमने देखो B को ज्यादा वोलेटाइल मान लिया, इसलिए P नॉट B देखो यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है ना। तो मतलब एज्यूम कर लिया हमने। अब देखना ध्यान से टोटल प्रेशर क्या होगा, अब दोनों को मैंने जोड़ा था, याद करो, तो P टोटल का एक्सप्रेशन तुमने निकाला था, और अगर याद हो देखो क्या आया था P नॉट A, ठीक है ना, और क्या आया था तुम्हारा XA, और ये शायद P नॉट A माइनस क्या आया था PB। बात समझ में आई। तो मतलब P टोटल का एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन मैंने लिखा था आपको, यानी वो भी एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, लीनियर के बराबर। अच्छे से देख लो, तो यानी ये जो ग्राफ आ गया, ये ग्राफ किसका हो गया P टोटल का। अब P टोटल की जो वैल्यू है वो क्या है तुम्हारा PA प्लस PB के बराबर। बाकी बहुत सारे लोगों को याद आ रहा होगा, आइडियल सोल्यूशन के लिए ये ग्राफ था, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन। ग्राफ ऊपर नीचे कैसे शिफ्ट किया था आपको बहुत अच्छे से पता है। इसका एक्चुअली में मुझे ग्राफ का स्लोप निकालना था, जो मैंने पिछली बार इसको पढ़ाया था तो वो नहीं किया था मैंने, ठीक है, क्योंकि उस टाइम को तक शायद आपको समझ में ना आता। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और जे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम इससे पूछी जा चुकी है और पूछता भी है, ठीक है ना। तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे देखना ध्यान से। ये तो आइडियल का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब जैसे देखो मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, पेपर का कंपोजिशन निकालते हैं, और पेपर के कंपोजिशन का कैसा ग्राफ आता है इसको हम लोग अच्छे से जरा सीखते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो ध्यान से, ये ग्राफ तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए ये आइडियल के लिए ग्राफ था। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जरा कंपोजिशन ऑफ पेपर, ठीक है ना, और जो अपने लिक्विड के लिए पढ़ रखा था उससे रिलेटेड चीजें और हम लोग थोड़ा जो है इक्वेट करते हैं। तो मैंने देखो क्या माना था, याद करिए, मतलब हेडिंग बना दूं, कंपोजिशन ऑफ वेपर, ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ वेपर, ठीक है। तो वेपर का कंपोजिशन तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कैसे निकला था, याद करिए कैसे करते थे हम लोग। एक लिक्विड लिया मैंने, ये कंटेनर लिया, ठीक है ना। अब एज्यूम कर लेते हैं कि कंटेनर के अंदर जो दोनों लिक्विड हैं, लिक्विड A और जो लिक्विड B, ठीक है ना, इसके अंदर दो लिक्विड हैं, एक तुम्हारा क्या है बोलो, लिक्विड A है, और प्लस क्या है, लिक्विड B है। और मैंने क्या बोला था, याद करिए थोड़ी देर पहले, कि दोनों लिक्विड क्या है बोलो, वोलाटाइल। दोनों लिक्विड क्या है देखो, वोलाटाइल, ठीक है ना। जब वोलाटाइल है तो यहाँ पे जो वेपर जाएगी बोलो, ये वेपर जाएगा दोनों का, है ना, ये वेपर्स होगा, वेपर्स ऑफ A एंड B। खूब अच्छे से देखो, मैं एज्यूम करता हूँ लिक्विड A का फ्रैक्शन यहाँ पे XA है, लिक्विड B का फ्रैक्शन यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ XB है, लिक्विड A का प्रेशर PA है, लिक्विड B का प्रेशर PB है, ठीक है ना। लिक्विड A का प्योर स्टेट का प्रेशर P नॉट A है, लिक्विड B का प्योर स्टेट का प्रेशर P नॉट B है। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालेंगे तो P नॉट A क्या हो जाएगा देखो, PA क्या हो जाएगा, P नॉट A XA के बराबर, और जो PB है ये क्या हो जाएगा, P नॉट B और XB के बराबर। जरा P टोटल यहाँ निकाल लिया जाए तो P टोटल यहाँ से क्या हो गया देखो, PA और प्लस क्या हो गया देखो, PB के बराबर। अब देखना पेपर हमें मिल गया A और B का, ठीक ना, खूब अच्छे से देखो। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से वेपर के कंपोजिशन मान लेते हैं, ठीक ना, तो वेपर का कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन, वेपर में मान लेते हैं A का मोल फ्रैक्शन YA है, और B का जो मोल फ्रैक्शन है वो YB है, अपने मन से, ठीक ना। वेपर में
जो a का फ्रैक्शन है वो किसके बराबर है, ठीक ना, a के बराबर है, ya के बराबर है, और जो b का है वो फ्रैक्शन किसके बराबर है, yb के बराबर है। तो ya की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा pa डिवाइडेड बाई p टोटल, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, pa डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, p टोटल, और जो yb की वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, pb डिवाइडेड बाई p टोटल। मैंने बताया था कि ये जो आपका वेपर है ये भी आइडियल गैस जैसा काम करेगा, लिक्विड और वेपर में एक इक्विलिब्रियम रहती है, आपको अच्छे से पता है, यहाँ से यहाँ में क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेबल होती है, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होती है, यानी ये जो एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन कहाँ से लिख रहा हूँ, फ्रॉम डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, ठीक ना, फ्रॉम डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। तुम्हें अच्छे से पता है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट क्या होता है, ठीक ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू क्या होता है, टोटल प्रेशर। तो मुझे देखो ये बताना था xi, तो इंडिविजुअल अगर मुझे कंपोजिशन बताना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या फार्मूला होता है, देखो p टोटल, ये डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक ना, ya और yb अपने को आ गया, ठीक है। अब खूब अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, दोनों एक्सप्रेशन को जरा इक्वेट करते हैं और कुछ चीजें देखो यहाँ पे और आपको मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो अब क्या किया जाए, खूब अच्छे से देखो ध्यान से, तो हम लोग क्या करते हैं, जरा ya को रिप्लेस मारते हैं xa के टर्म में, ताकि और चीजें अपने को समझ में आए, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ से, अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले इधर आते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम, ठीक ना, ध्यान से देखते रहिएगा, फ्रॉम हम लोग जो है 1 और 3, ध्यान से देखो 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो अब देखना जो pa की वैल्यू है, यहाँ से देखो pa की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 देखो pa की वैल्यू इसके बराबर है, और फ्रॉम 3 अगर देखा जाए तो फ्रॉम 3 जो है pa की वैल्यू, ध्यान से देखना, फ्रॉम 3 pa की वैल्यू किसके बराबर है, ya इंटू p टोटल के बराबर, ध्यान से देखते रहिएगा। और फ्रॉम 1 अगर देखो ध्यान से, तो pa की वैल्यू किसके बराबर है, p नॉट a, ठीक है ना, p नॉट a और xa के बराबर, खूब अच्छे से देखो। तो अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या मिल गया अपने को, p नॉट a xa इक्वल टू देखो क्या मिल गया, ya इंटू क्या हो गया, देखो p टोटल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं मोल फ्रैक्शन a का निकाल दूं तो क्या हो गया, देखो ya इंटू क्या हो गया, देखो p टोटल, और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो गया, बोलो p नॉट a। बात क्लियर हुई ना। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखना मैं एक नया फार्मूला आपको डिराइव करूंगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये xa की वैल्यू आ गई, ठीक ना। सिमिलरली, ठीक ना, उसको सॉल्व नहीं करूंगा, अच्छे से आप देख लीजिएगा। सिमिलरली, ठीक ना, किससे किससे, फ्रॉम आपका सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है ना। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ क्या मिलेगा, देखो yb की वैल्यू, तो yb की वैल्यू जो अपने को मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखो उल्टा लिख दिया मैंने, क्या मिलेगा अपने xb की वैल्यू। तो xb की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, बोलो yb इंटू बोलो p टोटल इंटू p टोटल, और पूरे का डिवीजन क्या हो जाएगा, p नॉट b। इस एक्सप्रेशन के नाम लिख दिए जाएं, इसको रख देता हूं नाम में 5 और इसको नाम लिख देता हूं मैं 6। अब इसमें ट्विस्ट देखिए क्या होता है। तो देखो आप बहुत अच्छे जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है उसके जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो 1 के बराबर होता है। अब xa की वैल्यू और xb की वैल्यू यहाँ लाके, ठीक ना, पुट कर दिया जाए। ये है इक्वेशन नंबर 7, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है ना, कौन कौन सा देखो 5, 6 एंड 7, इसको सॉल्व कर लिया जाए, या पुट द वैल्यूज ऑफ 5, 6 इन द इक्वेशन नंबर 7, जो भी आप लिख लीजिए। तो xa की वैल्यू देखो ध्यान से, क्या मिल गया, ya इंटू p टोटल, ya इंटू p टोटल डिवाइडेड बाई बोलो क्या हो गया, p नॉट a, और यहाँ से देखो क्या हो गया, yb इंटू क्या मिल गया, देखो p टोटल, और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो गया तुम्हारा, p नॉट b इक्वल टू कितना हो गया, 1 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी को हम लोग थोड़ा इक्वेट करते हैं और देखना कितना अच्छा एक्सप्रेशन तुम्हें मिलने वाला है, और ये एक्सप्रेशन पूछा हुआ भी है, ठीक है ना। तो अब कैसे इसको सॉल्व किया जाए ताकि अपने को बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन मिल जाए, ठीक ना। याद करिए, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे डाउट में, है ना, जो आपको सीट मैंने दिया है। तो आई होप आज के बाद वो क्वेश्चन का पूछना बंद, और मैं बोला भी करता था आगे पढ़ाऊंगा,
पी टोटल कॉमन ले लो, तो पी टोटल अगर कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा, देखो वाई ए डिवाइडेड बाई बी नॉट ए, और ये देखो क्या हो गया वाई बी डिवाइडेड बाई क्या हो गया पी नॉट बी, और इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई पी टोटल। बात क्लियर हो गई होगी। तो ये एक्सप्रेशन है जो आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से काम में आएगा, ठीक है ना। आपको वेपर दिया है, वेपर के फ्रैक्शन दिए हों और आपसे टोटल प्रेशर पूछे, वेपर के फ्रैक्शन दिए हैं और आपसे टोटल प्रेशर पूछ रहा है इधर का, तो सॉल्व करने का तरीका समझ गए ना। क्या करना है, वाई ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए वेपर प्लस वाई बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई पी टोटल। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अभी भी ये अच्छे से और इसको इक्वेट करता हूं और आपको देखना बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है ना। और कैसे वो चीजें आएंगी उसको आप यहां से देखिए, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, देखो हमें वाई ए का एक्सप्रेशन पता चल गया है, अब हम लोग पी ए पी बी के एक्सप्रेशन लिखते हैं और फिर से देखते हैं क्या अपने को कोई रिलेशन मिलता है क्या वहां पे। तो अब देखो ध्यान से कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हम लोग करने वाले हैं, तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है सिंस YA इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो YA की वैल्यू आप देखिए ध्यान से, तो YA की वैल्यू क्या था याद करिए PA और डिवाइडेड बाई क्या था बोलो P टोटल। अब जो PA की वैल्यू थी तो ये क्या था P नॉट A x A और डिवाइडेड बाई आपका क्या था P टोटल। तो P टोटल की वैल्यू जो थी वो क्या था P नॉट A इंटू एक्स ए, और ये देखो क्या हो गया P नॉट B इंटू क्या हो गया देखो एक्स बी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं देखना ध्यान से, इसको थोड़ा रिवर्स कर देता हूं मैं, ठीक ना। तो जब इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो देखना ध्यान से, क्योंकि ये भी एक्सप्रेशन ऑब्जेक्टिव में आपको दिखा था, याद करिए 1 बाई वाई ए, और इधर से देखो इसको भी रिवर्स कर दो, ये क्या हो गया P नॉट A x A, और ये क्या हो गया देखो P नॉट B और क्या हो गया एक्स बी, और पूरे का डिवीजन अगर देखो ध्यान से तो P नॉट A और क्या हो गया एक्स ए, ठीक है ना। इक्वेट कर दिया जाए थोड़ा इसको भी, ठीक है ना। तो अब अगर इंडिविजुअल डिवाइड कर दो इसको, ध्यान से देखते रहना क्या क्या ट्विस्ट आता है। तो ये कैंसिल हो गया यानी 1 प्लस, अब देखो ये क्या हो गया P नॉट B डिवाइडेड बाई P नॉट A एक साथ में, ठीक है ना, और क्या हो गया देखो मोल फ्रैक्शन B डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन A। कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। और एक्सप्रेशन किसका है 1 बाई वाई ए, 1 बाई वाई ए की वैल्यू देखो इसके बराबर आ गई, ठीक है ना। कुछ और कर दिया जाए ताकि अपना एक्सप्रेशन और अच्छे से आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं जरा xb को xa से रिप्लेस मारते हैं, तो देखते हैं कुछ और एक एक्सप्रेशन मिलेगा, तब और मजा आएगी आपको, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन पूछ सकता है, टेंशन मत लीजिए, आपसे पूछेगा क्या ये एक्सप्रेशन सही है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब देखना ध्यान से, फिर आप जानते हैं सिंस xa और प्लस xb इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ से मैं रिप्लेस कर देता हूँ xb को, हेंस जो xb है वो हो गया तुम्हारा 1 माइनस xa। ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, ठीक है, ये वैल्यू को यहाँ जरा पुट करिए। तो इस वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा 1 बाई वाई ए इक्वल टू 1 प्लस, ये देखो क्या हो गया P नॉट B P नॉट A, ये तो एक साथ ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट के अंदर चले जाओ तो ये क्या हो गया देखो 1 माइनस XA और डिवाइडेड बाई क्या हो गया देखो XA, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं पहले P नॉट B को अंदर लेके जाते हैं ये पूरे को, ठीक है ना। ये देखो क्या हो गया P नॉट B को बच्चे देखो P नॉट B है ना, पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा और फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। P नॉट B नॉमिनेटर में यानी 1 माइनस XA और डिनोमिनेटर में अगर देखो ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा बोलो P नॉट A, ठीक है ना, P नॉट A इंटू क्या हो गया देखो XA के बराबर। अब P नॉट B को फिर से अंदर लेके जाइए तो 1 प्लस ये क्या हो गया देखो P नॉट B माइनस क्या हो गया P नॉट B XA, और फिर देखना ध्यान से ये पूरे का डिवीजन सिर्फ इतने का ही डिवीजन है और वो क्या है तुम्हारा P नॉट A इंटू XA के बराबर। थोड़ा और इक्वेट करता हूं मैं, ये एक्सप्रेशन आ गया ना समझ में, थोड़ा उधर गैप है, यहाँ लिखता हूँ ध्यान से देखना। तो अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और इक्वेट करते हैं इसके नीचे कंटिन्यू में, तो देखना ध्यान से अब क्या मिल गया अपने को, तो अब अपने को मिल गया, तो थोड़ा से बंद कर दो तुम्हें समझ में आ जाए। तो अब देखो ध्यान से क्या मिल गया अपने को 1 बाई वाई ए, तो 1 बाई वाई ए का एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो 1 प्लस, अब इसको भी इंडिविजुअल में डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल डिवाइड किया जाए तो 1 प्लस ये देखो क्या हो गया बोलो P नॉट B और पूरे का डिवीजन इधर से देखो क्या हो गया
पी नॉट ए एक्स ए, और इधर से देखो क्या हो गया माइनस ये हो गया पी नॉट बी, और इधर से क्या हो गया तुम्हारा एक्स ए, और पूरे का डिवीजन इधर से देखो तो ये क्या हो गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक ना, अब तो समस्या का समाधान हो चुका होगा। आप देखिए जरा ध्यान से, एक्स ए से एक्स ए कैंसिल हो गया, एक्स ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या वो जरा हिट किया जाए, तो बचा है देखो 1 माइनस, माइनस पहले लिख दिया जाए और प्लस बाद में। ठीक ना, क्योंकि देखो कांस्टेंट जैसा ही है, तो ये देखो क्या हो गया पी नॉट बी, और ये क्या हो गया देखो पी नॉट ए, ये एक साथ लिख दो प्लस। ठीक है ना, और इधर से देखो ध्यान से, अब क्या कॉमन हो गया तुम्हारा 1 बाई एक्स ए कॉमन ले लो, और ये देखो क्या हो गया पी नॉट बी, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया पी ए, और ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन है 1 बाई वाई ए। ये जितने एक्सप्रेशन बने हैं ये सारे एक्सप्रेशन को जरा हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ भी एग्जाम में आपसे कोई भी ऑप्शन कहीं भी ले जाके पूछ सकता है। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लीजिएगा। ठीक है ना, तो 8 का ग्राफ कैसा होगा इसको हम लोग अब देखते हैं। तो ये देखो ये एक्सप्रेशन आया था, अब इस एक्सप्रेशन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। बहुत अच्छे से देखना, एकदम अल्टीमेट ग्राफ आता है, और वो बहुत सारे क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन की ये जान है। ठीक है ना, मतलब अभी तक ग्राफ से एक ही क्वेश्चन जेईई ने पूछा है एडवांस में, नीट में भी आ चुका है ग्राफ, तो इसके और सारे प्लॉट आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक ना, तो सबसे पहले देखो अगर आपसे पूछूं मैं ग्राफ इसका प्लॉट करिए, तो इसके प्लॉट अगर करना है तो थोड़ा ध्यान में एक चीज आपको रखनी रहेगी, वो देखो क्या रखना है। तो अगर इसको मैं प्लॉट करूं, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं प्लॉट करूं, तो ये देखना ध्यान से, यहाँ पे मान लो, ठीक है ना, इधर मान लेता हूं मैं 1 बाई एक्स ए है, मोल फ्रैक्शन है, ये देखो y इज इक्वल टू लीनियर ही है, तो इसको मैं क्या करता हूं y इज इक्वल टू है ना mx प्लस c से कंपेयर करता हूं। ध्यान से देखना, तो जहां पे x है वो क्या हो गया देखो 1 बाई एक्स ए, ठीक है ना, और जहां पे y है वो क्या हो गया देखो 1 बाई वाई ए, है ना, तो ये 1 बाई वाई ए 1 बाई एक्स ए का ग्राफ है। अब देखना बहुत अच्छे से, तो जहां पे m है जो स्लोप है, ध्यान से m क्या है देखो, ये है तुम्हारा tan थीटा, और यही क्या होता है स्लोप। तो इसका जो स्लोप होगा उसको यहाँ देख लीजिए, बताइए जरा स्लोप कितना हो जाएगा, थीटा यानी वही। तो जहां पे m क्या है, m देखो p नॉट b डिवाइडेड बाई क्या आया था तुम्हारा p नॉट a है ये, तो स्लोप किसके बराबर है देखो p नॉट b डिवाइडेड बाई p नॉट a, है ना, समझ में आ गया होगा। अब देखना ध्यान से, ये जो है p नॉट a p नॉट b ये कैसा टर्म है तुम्हारा पॉजिटिव। अब स्लोप अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा बोलो, इंक्रीजिंग लाइन ना, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ऐसे याद रखिए, ग्राफ कैसा होगा इंक्रीजिंग, यानी जो भी लाइन और इंक्रीजिंग एंड स्ट्रेट लाइन, भाई स्ट्रेट लाइन तो है ये, ठीक है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीजिंग और क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ये भी लिख दे रहा हूं मैं। तो ग्राफ तो ठीक ना होगा आपका इंक्रीजिंग और स्ट्रेट लाइन। अब देखना ध्यान से, इंक्रीजिंग और स्ट्रेट लाइन अगर है तो ये क्या करेगा, वाई एक्सिस पे कट करेगा, क्योंकि सी की वैल्यू देखो ये इसके बराबर है, तो ये जो जितना इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस आएगा ये कैलकुलेट कर लिया जाए। तो यहाँ देखना ध्यान से, अब मुझे नहीं पता है कि इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या आने वाला है, तो आप देखो जरा ध्यान से, स्लोप समझ में आ गया ना, स्लोप कितना हो गया p नॉट b डिवाइडेड बाय p नॉट a, ठीक है ना। मुझे इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस प्लॉट करना है, तो अब देखो जो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है तो c की वैल्यू है 1 माइनस p नॉट b डिवाइडेड बाय p नॉट a। इसको अगर इक्वेट करो ये क्या हो गया p नॉट a और माइनस क्या हो गया p नॉट b, और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो गया p नॉट a। तो यहां से देखो दो केस बन गए आपके, ठीक है ना, यानी केस नंबर 1 ध्यान देखना, केस फर्स्ट, ठीक है ना, अगर मान लो इफ p नॉट a इज ग्रेटर देन p नॉट b, अगर p नॉट a की वैल्यू p नॉट b से बड़ी है, बात समझ आ गई, तो आप देखो जो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस आएगा, देन c देखो ध्यान से, ये क्या आएगा तुम्हारा पॉजिटिव, और c की वैल्यू क्या हो जाएगा, c की वैल्यू यही हो जाएगी भाई p नॉट a, और माइनस क्या हो जाएगा p नॉट b, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा p नॉट a, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी अब इसका ग्राफ, ठीक है ना, जब प्लॉट करेंगे तो दो केस वाले बन जाएंगे, ठीक ना। तो एक ग्राफ देखो, ये जो प्लॉट है ये केस फर्स्ट का प्लॉट है, तो अब यहां से समझा था, अब इधर आ जाइए, ठीक ना, यानी केस 1 का ग्राफ मैं यहां तुम्हें प्लॉट करके बताता हूं। तो
देखना इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस किसके बराबर है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट, और स्लोप कितना है, पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, ठीक है ना। तो ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो देखो ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस तुम्हारा पॉजिटिव मिला है ना, और ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, और इसकी वैल्यू मतलब ये सिंपल सा आप याद रखिए, यही तो तुम्हारा क्या है, यही डिस्टेंस है तुम्हारा सी के बराबर, यही डिस्टेंस किसके बराबर है, सी के बराबर, ये तो ओरिजिन है, और ये क्या है तुम्हारा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये क्या है बोलो, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, फिट कर लीजिएगा कितना होगा। अब देखो ये रेफरेंस हो गया इसका, ठीक है ना, और ये क्या हो गया देखो थीटा यानी स्लोप ऑफ लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस की वैल्यू किसके बराबर है, इधर मैंने देखो लिख दिया है ये किसके बराबर है, क्लियर हो गया ना। तो ये पहला केस हो गया, ध्यान से देखते रहना। अब देखना ध्यान से केस नंबर 2, यहाँ देखो इसी ग्राफ में इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस में दो केसेस बनेंगे। पहला केस देखो ये हो गया, दूसरा देखो ध्यान से, इफ पी नॉट ए इज लेस देन पी नॉट बी, अब बोलो क्या होगा, तो पी नॉट ए की वैल्यू अगर पी इससे बड़ी जो है छोटी हो गई, तो यहाँ देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, देन 1 माइनस ये देखो क्या हो गया, पी नॉट में डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और पूरे का डिवीजन देखो ध्यान से, पूरे का डिवीजन आपको क्या मिल गया, पूरे का डिवीजन मिल गया अपने को देखो पी नॉट ए। अब तुम क्या देख रहे हो बोलो, पी नॉट बी बड़ा है, ये देखो ये वैल्यू बड़ी है, बात समझ आई, ये वैल्यू क्या है, लार्ज है, तो ये वैल्यू अगर लार्ज है तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, निगेटिव, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, यहाँ तो पॉजिटिव आएगा लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो अगर हम केस 2 का ग्राफ प्लॉट करें, जो कि मैं इधर प्लॉट कर दे रहा हूँ, ध्यान से इसके प्लॉट को देखिए, तो स्लोप तो देखो लाइन का बदलेगा नहीं, बस इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बदल जाएगा। तो इधर क्या है तुम्हारा 1 बाई वाई ए, और इधर क्या है तुम्हारा 1 बाई एक्स ए, ठीक है ना। अब ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए भाई, सी आपका हो जाएगा निगेटिव, तो सी निगेटिव हो जाएगा, यानी ये लाइन कट करेगी ओरिजिन से नीचे, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस वाले पे। तो अब देखना ध्यान से, ये जो डिस्टेंस आएगा वो अच्छे देखो भाई, थीटा तो कोई चेंज हुआ नहीं, ये रेफरेंस हो गया तुम्हारा, थीटा तो तुम्हारा पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, यही डिस्टेंस है सी, यानी यही डिस्टेंस है सी, यानी यही डिस्टेंस कौन सी है बोलो, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन क्या है तुम्हारा देखो वाई एक्सिस, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो देखो हमें स्लोप भी पता चल गया ग्राफ का, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना होगा ये भी पता चल गया ग्राफ का। बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये, तो ये आप अच्छे से यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, और उस क्वेश्चन को आप होमवर्क में बनाइएगा। तो अब देखो एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, और ये आपका होमवर्क है, अच्छे से इसको सॉल्व करके, और आप लिंक पे, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन आप कमेंट में चाहे आंसर भेज दीजिएगा, या अपने ग्रुप में आंसर जरूर आप सेंड करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खास करके ये दोनों, प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर कर्व एंड बॉइलिंग पॉइंट कर्व, ठीक है ना। क्वेश्चन तो पूरे सारे पार्ट अच्छे हैं, एक बार जरूर अच्छे से आप सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो यहाँ तक के वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, और अब आपका जो अगला सेशन होगा इस चैप्टर में, यानी नेक्स्ट, हम लोग जो है कुछ चीजें हैं, एजोट्रॉप के कर्व बचे हुए हैं, तो वो बस प्लॉट करने हैं, और जो है जैसे आपने बॉयल चार्ल्स लॉ पढ़ना है ना, तो ऐसे ही बॉयल चार्ल्स लॉ जो आइडियल गैस के लिए था, वही हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बस इतनी दो टॉपिक हैं 5-5 मिनट के, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी कॉर्नर हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है ना, और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और जब उसके आंसर आ जाए तो आप प्लीज ग्रुप में आंसर कर दीजिएगा। थैंक यू।